साथियों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज विद एसआर में। साथियों जैसे कि आपको पता है कि 9 फरवरी को जब छत्तीसगढ़ का बजट पेश किया गया, तो इस बजट से कर्मचारियों और जो पेंशनर्स को था काफ़ी उम्मीद थी कि 46% डीए-डीआर उनका दे दिया जाएगा। लेकिन बजट में जब किसी प्रकार की उम्मीद पूरी नहीं होती दिख रही है, तो अब कर्मचारी और पेंशनर्स के द्वारा एक कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की जा रही है तथा आने वाले समय में रणनीति तय की जा रही है। इसी के संबंध में 11 फरवरी को छत्तीसगढ़ पेंशनर्स संघ द्वारा तथा छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के द्वारा 11 फरवरी को एक बैठक आयोजित किया गया था, जिसमें आने वाले समय में किन-किन मुद्दों पर चर्चा करनी है तथा किस तरह से रणनीति संघर्ष करना है, उसके बारे में एक अहम बैठक यहाँ पर रायपुर में ली गई थी। उनमें किन-किन बिंदुओं पर चर्चा किया गया, हम इस वीडियो के माध्यम से विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही आज छत्तीसगढ़ में एनपीएस और ओपीएस के संबंध में वित्त मंत्री द्वारा जो जवाब दिया गया है, उसे भी समझने का प्रयास करेंगे वीडियो के माध्यम से। वीडियो में जो है हमारा पहला जो मुद्दा है वो छत्तीसगढ़ राज्य पेंशनर्स महासंघ के द्वारा जो आयोजित 11 फरवरी को जो बैठक आयोजित किया गया था, उसमें छत्तीसगढ़ राज्य पेंशनर्स महासंघ के अध्यक्ष वीरेंद्र नाथ न्योद ने बताया कि बुजुर्ग पेंशनर्स की उपेक्षाओं से लगातार वे परेशान हैं तथा आने वाले समय में संघर्ष करने के लिए निम्न रणनीतियों पर चर्चा किया गया है। यह बातें भी कही गई कि इस बजट से पेंशनर्स जो संघ है उसको काफ़ी उम्मीदें थीं। अब उम्मीदें पूरी न होने पर पेंशनर्स द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि आगामी जो 4 मार्च को छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में प्रदर्शन किया जाएगा तथा मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। साथ ही पेंशनर्स और परिवार जो पेंशनर्स की उपेक्षा के विरोध में आने वाले लोकसभा चुनाव का बहिष्कार भी करने का निर्णय इस बैठक में लिया गया। जिस तरह से नियमित कर्मचारियों को अपने लंबित महंगाई भत्ते और एरियर्स के लिए संघर्ष करना पड़ता है, उसी प्रकार पेंशनर्स को भी जो है अपने डीए-डीआर के लिए लगातार संघर्ष करना पड़ता है। साथ ही उनके संघ द्वारा धारा 49 को विलोपित करने का मांग लगातार किया जाता रहा है, मगर अभी तक इस पर किसी प्रकार का सार्थक पहल नहीं हुआ है। अब देखते हैं 4 मार्च को ज्ञापन देने के बाद क्या सरकार द्वारा इस पर क्या रुख लिया जाए। बात करते हैं हमारे दूसरे मुद्दे की ओर, जिसमें 11 फरवरी को ही कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के द्वारा बैठक लेकर 46% महंगाई भत्ता, एरियर्स जैसे मुद्दों पर चर्चा किया गया तथा आने वाले 23 फरवरी को इस पर किस तरह से ज्ञापन देना है, संघर्ष करना है, इस पर विस्तार से चर्चा किया गया। तो बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार किन-किन बिंदुओं पर चर्चा किया गया, आप आगे देखिए। 12 फरवरी को जो बैठक में रणनीति तय की गई, उसके अनुसार 23 फरवरी को प्रदेश भर के सभी जिलों में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। ज्ञापन में मुख्य बिंदु में रहेगा कि भाजपा घोषणा पत्र के अनुसार प्रदेश के कर्मचारियों को केंद्र के समान 4% महंगाई भत्ता देय तिथि से दिया जाए। इसी में दूसरा बिंदु है, भाजपा घोषणा पत्र अनुसार प्रदेश के कर्मचारियों को जुलाई 2016 के पश्चात समय समय पर देय महंगाई भत्ते की एरियर्स राशि का समायोजन जीपीएफ के खाते में किया जाए। तीसरा बिंदु जो है वो है वेतन विसंगति मुद्दे के लिए गठित पिंगुआ कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक किया जाए। चौथा जो बिंदु है 7वां वेतनमान के एरियर्स की अंतिम किस्त का भुगतान शीघ्र किया जाए। ज्ञापन में इन सभी बिंदुओं को शामिल करके 23 फरवरी को मुख्यमंत्री के नाम सभी जिला मुख्यालयों में ज्ञापन दिया जाए। अभी केवल 23 फरवरी को कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन द्वारा ज्ञापन देकर ही काम चलाया जाएगा। इसके बाद भी सरकार द्वारा किसी प्रकार का सार्थक पहल नहीं किया जाता है, तो निश्चित रूप से आगे बड़े आंदोलन की तैयारी कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के द्वारा की जाएगी। आज सदन में भाजपा विधायक द्वारा वित्त मंत्री से पूछा गया कि जो कर्मचारी मृत हो गए हैं, उन कर्मचारियों के परिवारजनों को एनपीएस के स्थान पर ओपीएस लेने का प्रावधान किया गया था तथा उसकी राशि जमा हो रही कि नहीं हो रही है, इस संबंध में कृपया वित्त मंत्री बताएं। तो इसके बारे में वित्त मंत्री द्वारा क्या जवाब दिया गया, वीडियो के माध्यम से देखिए। लागू करते समय जो कर्मचारी सेवा रहते हुए मृत हो गए, उनके परिवारजनों को ओपीएस में आने का विकल्प दिया गया था। उस विकल्प के तहत एनपीएस से प्राप्त राशि को जमा करने के बाद ही यह सुविधा चालू होनी थी। आज 1 साल गुजर गए हैं। ऐसे किसी भी कर्मचारियों को संबंधित
पेंशन सुविधा जारी नहीं की गई है? क्या कारण है कि जो उनको नहीं दिया गया? आखिर ऐसा क्यों हुआ है? अध्यक्ष महोदय, तत्कालीन सरकार ने नियम बनाया था कि एनपीएस में जो उनका कंट्रीब्यूशन की राशि है उसे वापस करने के पश्चात ही ओपीएस को अडॉप्ट कर सकते हैं, ऐसा प्रावधान बनाया था। और एनपीएस के कंट्रीब्यूशन की राशि को उनके द्वारा जमा नहीं किया गया है क्योंकि पीएफआरडीए बीच में उनको पैसा नहीं देती है। तो पीएफआरडीए ने जब उनको पैसा नहीं दिया तो इसलिए उन्होंने जमा नहीं किया है और ये पिछली सरकार ने प्रावधान किया था, इस कारण से उनको प्राप्त नहीं। इसी तरह एक प्रश्न विधायक भावना मोहरा जी के द्वारा पूछा गया कि वित्त मंत्री कृपया बताने का कष्ट करें कि एनपीएस और ओपीएस में कौन सा विकल्प कर्मचारियों के हित के लिए ज़्यादा बेहतर है। इस संबंध में वित्त मंत्री जी द्वारा क्या कहा गया, हम वीडियो के माध्यम से देखने का प्रयास करें। सवाल और पूछ रहे तीन हो गए, बहुत हो दोनों गए। जो राशि है एनपीएस की हो चाहे हमारी ओपीएस की जो राशि है, जो पेंशन जो योजनाएं है, उन दोनों में से कौन सी पेंशन योजनाएं ज्यादा बेनिफिट देती है? क्योंकि एक जो है वो मतलब डायरेक्ट एक जो उनके इस पे अकाउंट पे जो आता है रिटायरमेंट के बाद में, और एक होता है जो शेयर, जिस हिसाब से शेयर के जो रेट्स बढ़ते हैं उसके हिसाब से। तो कौन सी योजनाएं दोनों में से ज्यादा बेहतर है एक पेंशनधारी के लिए? जी, एक्चुअली इसको समझना एम्प्लॉई के लिए भी और हमारे माननीय सदस्यों की दृष्टि से भी बहुत जरूरी है। जो भारत की विकास यात्रा में, भारत के इकोनॉमिक स्टोरी में बिलीव करते हैं, वो निश्चित रूप से बहुत सारे लोग एनपीएस को ज़्यादा प्रीफर करते हैं क्योंकि 1980 से लेकर के 2020 तक का हम पूरी इंडियन स्टॉक मार्केट के सेंसेक्स या निफ्टी की जर्नी को देखें तो 16% का सीएजीआर बैठता है अध्यक्ष महोदय, 16% का सीएजीआर। 16% का सीएजीआर जो कंपाउंडिंग तरीके से होता है वो बहुत बड़ी राशि बन करके उभर करके आता है। तो जिन लोगों को इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ स्टोरी पे बिलीव है और इकोनॉमिक ग्रोथ स्टोरी को ही इन जनरल माना जाता है, इकोनॉमिक्स में कि सेंसेक्स और निफ्टी फॉलो करते हैं, तो उस दृष्टिकोण से एनपीएस की स्कीम बहुत कारगर हो सकती है बहुत सारे लोग। बट जो लोग एक सेफ रिटर्न चाहते हैं, अध्यक्ष उनको ओपीएस में ज्यादा सेफ्टी मिलती है, वो सुरक्षित महसूस। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इन मुद्दों को लेकर आपके क्या विचार है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को लाइक कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार।